नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है समय का पलटवार। मेरी जिंदगी सामान्य लड़कियों से बहुत अलग थी। शायद मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बहुत थक चुकी थी। जब मेरे माता-पिता जीवित थे तो मेरी जिंदगी बहुत आसान थी, लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा लग रहा जैसे मेरी पूरी दुनिया बदल गई। मेरे पिता पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और अब मैं अपनी शादीशुदा बुआ के घर पर रहती थी। मेरे पिता के रिश्तेदारों दूसरे शहर में रहते थे और उनके पास जाना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी। पिता के जाने के बाद मेरी माँ ने मेरी परवरिश की। मेरी ममतामयी दादी शिक्षिका थी और स्कूल में काम करती थी। मेरी माँ के कई भाई नहीं थे। दादी के निधन के बाद मेरी माँ ने अपनी बहन को अपने घर में रखा। मेरी माँ स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम करती थी और घर पर बच्चों को ट्यूशन भी देती थी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वह अपनी बहन को अपनी ही बेटी की तरह अपनाएंगी। बुआ बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर माँ ने उन्हें एक अमीर परिवार में शादी कर दी। बुआ अपने घर में खुश रहने लगी, लेकिन जब मेरी माँ का निधन हुआ, तो मैं अनाथ हो गई। सबको पता था कि इस शहर में मेरी बुआ ही मेरी एकमात्र सहारा थी। उस समय मैं 13 साल की थी, इसलिए मेरी ज़िम्मेदारी बुआ को सौंप दी गई। मैंने अपना सामान पैक किया और बुआ के घर आ गई, लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही मैं उनके घर आई, वह मेरी मौजूदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उनके पति मुझसे बहुत बुरी बातें कहते थे। बुआ अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह एक अमीर परिवार में शादी कर चुकी थी, इसलिए अब उन्होंने मुझे गरीब और बोझ मानना शुरू कर दिया था। उनकी सास भी मुझे ताने देती, मैं बुआ के घर का सारा काम करती, उनके ताने सुनती, फिर भी कोई मेरी इज़्ज़त नहीं करता था। फिर वह दिन आया जब बुआ ने मेरे साथ सबसे बड़ा जुल्म किया। फूफा हमेशा उनसे कहते थे कि मुझे यहाँ से निकाल दो। उन्होंने मुझे कई साल तक सहन किया, लेकिन आखिरकार उन्होंने फैसला कर लिया कि अब मुझे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। एक दिन बुआ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ज़मीन पर धक्का दे दिया। मेरे बाल खींचे और बोली, "दूर हो जा यहाँ से। तेरी वजह से मैं इतने सालों से बातें सुन रही हूँ, लेकिन अब मुझसे और सहन नहीं होता।" मैं रोते हुए बोली, "बुआ, एक समय आप भी अकेली थी। मेरी माँ ने आपका साथ दिया था। अब मेरा भी समय आ गया है। आपको मुझ पर दया नहीं आती?" लेकिन उन्होंने गुस्से में कहा, "मैंने तेरा बहुत ख्याल रखा, अब और नहीं कर सकती। मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, मायके में नहीं कि तुझे अपने साथ एडजस्ट करूँ।" आज मेरी बुआ मुझे बिल्कुल अजनबी लग रही थी। उन्होंने मेरे बालों को ज़ोर से पकड़कर नीचे गिराया और मेरे लंबे काले बाल ज़मीन पर बिखर गए। बुआ बोली, "अब देखती हूँ कौन तुझे मनाता है। तू बहुत छोटी थी जब तुझे रखा था।" इसके बाद उन्होंने मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और मेरा मज़ाक उड़ाने लगे। कोई कह रहा था, "अब यह कहीं की नहीं रही," तो कोई कह रहा था, "अब इसे कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। देखो कैसी पागलों जैसी लग रही है।" मैं वहाँ से वैसे ही भागी, रोते-रोते सुनसान रेलवे ट्रैक पर पहुँच गई। आस-पास पूरा जंगल का इलाका था। मैंने सोचा, अब कहाँ जाऊँ? कौन मेरा सहारा बनेगा? अब मैं 18 साल की हो चुकी थी। इतने सालों तक बुआ के घर में रही और उन्हें खुश करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। पटरी पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। ट्रेन की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। धीरे-धीरे ट्रेन की आवाज़ मेरे करीब आती जा रही थी। जैसे ही मुझे लगा कि अब ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर जाएगी, अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और इतनी ज़ोर से खींचा कि मैं ज़मीन पर घिसटती चली गई और कुछ जगहों पर चोट भी लग गई। जब मैंने अपनी आँखें खोली, तो मेरे सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसके लंबे घने बाल थे। वह वही लड़की थी जिसने मुझे पटरी से खींच लिया था। उसने सख्त लहजे में पूछा, "तू क्या करने वाली थी?" मैं रोते हुए बोली, अपनी कहानी सुनाने लगी और फिर रोते-रोते ही पूछा, "तूने मुझे क्यों बचाया? अब मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रहा।" उसने गहरी साँस लेते हुए कहा, "तू बेबस है, चल मेरे साथ।" मैं हैरान रह गई। ना मैं उसे जानती थी, ना वह मुझे। लेकिन उसकी आवाज़ में इतनी मजबूरी थी कि मैं मना नहीं कर पाई और चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। वह मुझे अपने घर ले गई। उसका घर छोटा था लेकिन मजबूत था। उसने दरवाज़ा खोलकर कहा, "यह मेरा घर है। मैं यहाँ अपने भाई अर्चित के साथ रहती हूँ।" उसका भाई घर पर नहीं था, लेकिन उसने मुझे अंदर बिठाया, पानी पिलाया और कहा, "अब तू सुरक्षित है। कुछ मत सोच, आराम कर।" पहली बार कई दिनों बाद मुझे सुकून महसूस हुआ।
ऐसा लगा कि शायद अब सब ठीक हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह शांति बस दिखावा थी। कुछ देर बाद अंबिका का भाई अर्चित घर आया। वह लंबा, सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व का था, लेकिन उसने मेरी ओर नज़र तक नहीं डाली और सीधे अपने कमरे में चला गया। अंबिका ने बताया, यह मेरा भाई है, मुझसे 3 साल बड़ा है। हम दोनों भाई-बहन यहाँ अकेले रहते हैं। हमारे माता-पिता नहीं हैं, तो भी हमारे साथ आराम से रह सकती है। उसकी यह बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या कोई किसी की इतनी मदद कर सकता है। फिर उसने कहा, लेकिन हमारे घर में कुछ नियम हैं जिनका तुझे पालन करना होगा। मैं चौंक गई। अंबिका ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुझे यहाँ रहना है तो इस घर से बाहर नहीं जा सकती। अगर लोगों ने तुझे देख लिया तो वे सवाल करेंगे कि तू कौन है। हम किसी को नहीं समझा सकते कि हमने तुझे यहाँ क्यों रखा है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ना मैं बुआ के घर जा सकती थी, ना सड़क पर रह सकती, और इस समय मेरे पास कोई और दूसरा सहारा भी नहीं था। मेरे लिए सबसे ज़रूरी मेरी जान बचाना था, इसलिए मैंने यहीं रहने का फैसला कर लिया। लेकिन मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि यह घर मेरे लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला था। वह एक सामान्य घर नहीं था, और सबसे अजीब बात यह थी कि अर्चित वैसा नहीं था जैसा वह दिखता था। अंबिका ने अपने भाई की बहुत तारीफ़ की थी, लेकिन मुझे वह अजीब लगा। मैं मजबूरी में यहाँ रह रही थी। लेकिन यह घर उतना शांत नहीं था जितना बाहर से दिखता था। अगले दिन अंबिका किसी काम से बाजार गई और मैं घर में अकेली थी। अर्चित भी घर में ही था और मुझे महसूस हुआ कि वह मुझे बहुत ध्यान से देख रहा है। मुझे डर था कि कहीं वह मेरे अकेलेपन का फ़ायदा न उठाए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप बैठा रहा, शायद ऐसा ही उसका स्वभाव था। मैं ऊपर वाले से यही दुआ कर रही थी कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। धीरे-धीरे मैं इस घर को समझने लगी। यह पुराना लेकिन मजबूत घर था। इसमें लंबा आँगन, ऊँची छतें, भारी लकड़ी के दरवाजे और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थी। लेकिन इस घर का माहौल रहस्यमय था। पहली अजीब बात यह थी कि अर्चित ज़्यादातर समय घर से बाहर रहता था। कभी-कभी तो वह पूरी रात भी बाहर ही गुजार देता। उसे इस बात की चिंता होनी चाहिए थी कि उसकी जवान बहन घर में अकेली रहती है, या फिर उसे अपनी बहन को भी मेरी तरह एक अलग ज़िंदगी दे रखी थी। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर अंबिका से पूछ ही लिया, तुम्हारा भाई कहाँ जाता है? उसे तुम्हारी चिंता नहीं होती? मेरे इस सवाल से वह चौंक गई और कुछ देर सोचने के बाद बोली, वह एक नौकरी करता है। उसकी ड्यूटी दोनों शिफ्टों में होती है, दिन और रात, इसलिए वह व्यस्त रहता है। मैंने फिर पूछा, कैसी नौकरी? पहले तो वह थोड़ा हिचकिचाई, फिर तुरंत बोली, मेरा भाई बॉडीगार्ड है, वह लोगों की रक्षा करता है। लेकिन इस घर में कुछ तो ऐसा था जो सामान्य नहीं था। एक कमरा हमेशा बंद रहता था। मैंने कई बार उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा बंद ही रहता था। एक दिन जब अर्चित घर पर नहीं था, मैंने फिर से अंबिका से पूछ ही लिया, यह कमरा किसका है? अंबिका के चेहरे पर डर की झलक साफ दिख रही थी। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें इस कमरे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए और ना ही तुम्हें वहां जाना चाहिए। उसकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि मैं कोई और सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। लेकिन अब मेरा शक और भी बढ़ गया। रात को जब अंबिका और रचित सो जाते, तब कभी-कभी मुझे उस बंद कमरे में हल्की-हल्की आवाज़ें सुनाई देती। एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी, अचानक मुझे लगा कि बाहर कोई है। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और आंगन में झाँका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन तभी मेरी नज़र उस बंद कमरे के दरवाजे के पीछे टिमटिमाती हुई रोशनी पर पड़ी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वहाँ रोशनी कहाँ से आई? क्या अंदर कोई था? मैं धीरे-धीरे दरवाजे के पास गई और कान लगाकर सुना। अंदर कोई धीमे-धीमे बातें कर रहा था। मैंने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन तभी अंदर से एक आवाज़ आई और मैं डरकर पीछे हट गई। अगले ही पल अंदर की लाइट बंद हो गई। अब मेरा यकीन यकीन में बदल रहा था। इस घर में कोई राज छिपा था। अगले दिन जब अर्पित घर लौटा, तो मुझे महसूस हुआ कि वह मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मेरे मन के अंदर झाँकने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आँखों में कुछ ऐसा था जो मुझे धमकी दे रहा था। अब मुझे समझ आ गया था कि इस घर में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। वहाँ कुछ छिपाया जा रहा था, या इस रात को अर्चित और अंबिका दोनों जानते थे। आज पहली बार अर्चित ने मुझसे बात की। उसने कहा, तुम बार-बार इस कमरे की तरफ मत आना। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिससे मेरी रूह काँप गई।
उसे पता था कि मैंने रात को कुछ सुना था। यह घर, ये दोनों भाई-बहन और वह बंद कमरा मुझे बेचैन कर रहे थे। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरा यहाँ रहना साधारण बात नहीं थी। निश्चित ही इन दोनों ने किसी मकसद से मुझे अपने घर में रोका हुआ था। जितना मैं इन रहस्यों से बचना चाहती थी, उतना ही ये मुझे अपने जाल में खींच रहे थे। जितना मैं कोशिश करती कि उतना ही मैं इन सब में उलझती जा रही थी। अर्चित का घर से बाहर रहना और घर में अजीब-अजीब आवाज़ें आना और इन दोनों भाई-बहनों का अजीब व्यवहार, सब कुछ मेरे अंदर एक अजीब-सा शक पैदा कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका मुझे उस दिन लगा जब मैं अर्चित के कमरे में उसकी गैर मौजूदगी में गई। मैंने सोचा अंबिका तो हमेशा घर के कामों में लगी रहती है, क्यों ना मैं ही सफाई कर दूँ। जैसे ही मैं झाड़ू लेकर कमरे में पहुँची और उसे बिस्तर के नीचे डाला, कुछ ऐसा बाहर निकला जिसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने ध्यान से देखा, मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। मैं चीखने ही वाली थी कि खुद को सँभाल लिया। ये क्या था? मेरे लिए यह संभव कैसे था? मेरा शरीर काँपने लगा। मैंने इधर-उधर देखा कि कहीं किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया, लेकिन घर में पूरी तरह सन्नाटा था। मुझे अब भी कुछ नहीं करना चाहिए, किसी से कुछ पूछना भी नहीं चाहिए। शाम को जब मैंने अंबिका को देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि वह उलझी हुई लग रही थी, जैसे किसी बोझ के नीचे दबी हो। क्या उसे आभास हो गया था कि मैंने बिस्तर के नीचे वह चीज़ देख ली थी? अचानक अंबिका ने मुझे ध्यान से देखा और कहा, "निम्रता, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक है?" शायद वह मेरा इम्तिहान ले रही थी। मैंने खुद को सँभाला और कहा, "हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ।" वह कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर धीमी लेकिन सख्त आवाज़ में बोली, "यहाँ ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है निम्रता। जो भी देखो भूल जाओ और जो भी सुनो उस पर ध्यान मत दो।" उसकी बातों पर मैं चुप हो गई, लेकिन अब यह साफ हो चुका था कि इस घर में कुछ ऐसा था जिसे मुझसे छुपाया जा रहा था। क्या यह मेरी मदद करने का सिर्फ एक बहाना था? मैं किसी बड़े खतरे में फंस चुकी थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरा दिमाग बार-बार उसी चीज़ के बारे में सोच रहा था जो मैंने बिस्तर के नीचे देखी थी। यह घर, इसके लोग, ये रात, सब कुछ मुझे गहरे अंधकार में धकेल रहे थे। मैं यहाँ से भाग जाने के बारे में सोच रही, लेकिन कहाँ जाती? अंबिका ने मुझे सख्ती से बाहर जाने से मना किया था और फिर मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था जिसके आधार पर मैं किसी से मदद माँग सकूँ। लेकिन यह तय था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा था, वह साधारण नहीं था। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से जाने के बजाय इस रहस्य को जानकर ही रहूँगी। मैं उन लोगों में से नहीं थी जो पीछे हट जाते हैं। अब वह बंद कमरा मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया था। शायद जो कुछ मैंने बिस्तर के नीचे देखा था, उसका इस कमरे से कोई संबंध था। लेकिन अंबिका ने सख्ती से इस कमरे के पास जाने से मना किया था और जब मुझे किसी चीज़ से रोका जाता है, तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ जाती। रात को जब अर्चित घर से बाहर था और अंबिका अपने कमरे में थी, तो मैं धीरे से अपने बिस्तर से उठी। बिना कोई आवाज़ किए मैं उस बंद कमरे के पास पहुँची। जहाँ के जहाँ से अक्सर रात में रोशनी झलकती थी और किसी के बात करने की आवाज़ आती थी। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने अपने कान दरवाजे पर लगाकर सुनने की कोशिश की। कुछ देर तक तो सन्नाटा था, फिर अंदर से धीमी-धीमी आवाज़ें आने लगीं। हाँ, कोई अंदर बात कर रहा था। मैंने धीरे-धीरे दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा की तरह बंद था। लेकिन आज मुझे एक अजीब-सा एहसास हो रहा था। मैंने कुछ देर वहीं खड़ी रही, तभी अचानक अंदर से आवाज़ आई, जैसे कोई दरवाजे के पास आ गया हो। मेरा दिल एक पल के लिए तेज़ी से धड़कने लगा। मैं घबरा गई और तुरंत वहाँ से भागकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर में दुबक गई। सुबह नाश्ते के समय जब मैं अंबिका के बराबर बैठी, तो मैंने महसूस किया कि वह मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी। अचानक उसने मुझसे पूछा, "नम्रता, रात को तुम कहाँ थी?" मैं एकदम चौंक गई। क्या उसे पता चल गया था? मैंने अपनी घबराहट छिपाने के लिए कहा, "ओ, मैं तो अपने कमरे में ही थी।" अंबिका ने सख्त लहजे में कहा, "अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है और इस घर में रहना है, तो तुम्हें अपनी हद में रहना होगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस घर में रहने में के कुछ नियम हैं और तुम्हें उन्हें मानना होगा।" मैं हैरान थी, आखिर इस बंद कमरे में ऐसा क्या था जिसे मुझसे छिपाया जा रहा था? क्या वहाँ कोई छिपा था या फिर वहाँ कुछ ऐसा था जो आम लोगों के लिए नहीं था? अब मैंने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूँगी।
मैं हमेशा इस सवाल से परेशान रहती कि अर्चित आखिर कैसी नौकरी करता था, जिसमें उसे एक भी छुट्टी नहीं मिलती थी। मैंने कई बार अंबिका से पूछा था कि उसका भाई आखिर जाता कहाँ है, लेकिन वह हर बार वही जवाब देती, वह नौकरी करता है और कुछ मत पूछो। लेकिन उस रात मैंने अर्चित को घर से चुपचाप निकलते हुए देखा। मैंने सोचा भला कोई अपने ही घर से बाहर निकलने में इतनी सावधानी क्यों बरतेगा। आज मैंने तय कर लिया कि मैं उसका पीछा करूंगी। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाया और चेहरे को ढक लिया। फिर धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। गली पूरी तरह सुनसान थी। अर्चित तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था और मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगी। वह गलियों से होकर एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां आम लोग जाने से भी डरते थे। शहर के पुराने शमशान घाट पर। इतनी रात को अर्चित यहाँ क्या करने आया था। मुझे वापस लौटने का मन हुआ, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती थी। मैंने जल्दी से झाड़ियों के पीछे छिपने का फैसला किया और छिपकर उसे देखने लगी। वहां पहले से ही कुछ लोग अंधेरे में खड़े थे। अर्चित उनके पास पहुंचा और वे आपस में बात करने लगे। मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की। ज्यादा तो समझ नहीं आया, लेकिन अर्चित गंभीर आवाज में कह रहा था, हमें यह काम जल्द ही खत्म करना होगा। कौन सा काम? क्या वे किसी की हत्या की साजिश कर रहे थे? मैं डरने लगी। मैं वहां से हटने ही वाली थी कि अचानक अर्चित की नजर मेरे छिपने की जगह पर पड़ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी सांसें रोक ली, लेकिन कुछ पलों बाद उसने मेरी तरफ से नजरें फेर ली और फिर से अपनी बातों में लग गया। यह मेरे लिए मौका था। मैं धीरे धीरे पीछे हटी और अंधेरे में गुम हो गई। फिर बिना समय गंवाए मैं जल्दी से घर की तरफ लौट आई। घर पहुंचकर मैंने धीरे से दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चली गई। मेरी सांसें तेज चल रही थी। सुबह होते ही अर्चित घर लौट आया। मैंने धीरे से दरवाजे के बाहर झांका और देखा कि वह अपनी जेब से कुछ कागज निकालकर में रख रहा था। मैं वहीं ठहरी रही और फिर देखा कि वह फ्रेश होने के लिए चला गया। यह मौका था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से उस कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने कांपते हाथों से अलमारी खोली और कागज निकाल लिए। जैसे ही मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह एक सूची थी जिसमें कई नाम दर्ज थे और हर नाम के साथ एक तारीख लिखी हुई थी। कुछ नामों के आगे निशान लगे हुए थे, जैसे वे पूरे हो चुके हों। मैंने उन नामों को ध्यान से देखा और मेरी आंखें फटी रह गई। ये वही नाम थे जिन्हें मैं पिछले कुछ महीनों से जानती थी। मुझे चक्कर सा आने लगा। मैंने जल्दी से फाइलें बंद कर दी, लेकिन तभी अचानक पीछे से आवाज आई, नम्रता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं घबराकर पीछे मुड़ी। उस वक्त अंबिका दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। वह चिल्लाई, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि यहाँ ज्यादा होशियारी मत दिखाना? मैंने जल्दी से कहा, मैं बस सफाई कर रही थी। अंबिका ने मेरी आंखों में झांक कर देखा, जैसे मेरी सच्चाई पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर वह धीरे से बोली, नम्रता, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो इन सब चीजों से दूर रहो। हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए और तुम फिर दर दर भटको। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछ लिया, ये लोग कौन है जो इस लिस्ट में है? अंबिका ने गहरी सांस ली, जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक रही थी। फिर उसने कहा, बस इतना जान लो कि ज्यादा जानकारी तुम्हारी जान के लिए खतरनाक हो सकती है। अर्चित जो कुछ भी करता है वह उसकी ड्यूटी है। कैसी ड्यूटी? मैंने तुरंत पूछ लिया, लेकिन अंबिका बिना कोई जवाब दिए मुड़ गई और सख्त लहजे में बोली, अब अपने कमरे में जाओ और वहां बंद रहो। मैं समझ चुकी थी कि ये दोनों भाई बहन कुछ बहुत बड़ा छिपा रहे थे। अब मुझे डर लगने लगा था कि मेरी जिंदगी खतरे में है। ये साफ हो चुका था कि मैं ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी थी जिसे मैं पूरी तरह समझ भी नहीं पा रही थी। और अगर मुझसे कोई गलती होती तो इसकी कीमत मेरी अपनी जान हो सकती थी। यह घर, यह लिस्ट, शमशान सा की वह मुलाकात और वह बंद कमरा, सब एक दूसरे से किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे। लेकिन उससे डरावनी बात यह थी कि मैं उनके राज के बहुत करीब पहुंच चुकी थी और शायद यह मेरे लिए घातक साबित हो सकता था। अर्चित के कमरे में जो लिस्ट मैंने देखी थी वह साधारण नहीं थी। यह उन लड़कियों के नामों की सूची थी जो हाल ही में लापता हुई थी। और सबसे डरावनी बात यह है कि हर नाम के सामने अलग अलग तारीखें लिखी हुई थी।
कुछ तारीखें बीत चुकी थी और कुछ आने वाली थी। क्या इन नामों के आगे बने निशानों का मतलब था कि ये लड़कियां मारी जा चुकी थी? मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। अंबिका बार-बार मुझे चेतावनी दे रही थी, जो कुछ भी यहाँ देखती हो, उस पर यकीन मत करो। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानने का मतलब मौत होता है। जब मैंने अंबिका से उस बंद कमरे के बारे में पूछा, तो उसके चेहरे पर का रंग उड़ गया। वह कुछ देर चुप रही और फिर धीरे से बोली, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है, तो उस कमरे के पास भी मत जाना। लेकिन अब मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। मैं तब तक चैन से नहीं बैठ सकती थी, जब तक उस बंद कमरे का सच न जान लूं। रात को जब सब सो गए, तो मैं धीरे-धीरे उस कमरे के पास पहुंची। दरवाज़ा हमेशा की तरह बंद था। मुझे निराशा हुई और मैंने वापस जाने का सोचा। लेकिन तभी मेरी नज़र गई वहाँ जहाँ से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। फिर मैंने सुना, कृपया मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बाहर निकालो। उस बंद कमरे में का भयानक दृश्य मेरे दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। क्या वह वाक़ई कोई बंद था? मैंने दरवाज़े के नीचे झाँकने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं देख सकी और फिर अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई दरवाज़े की तरफ बढ़ रहा था। बिना कोई समय गँवाए मैं तेज़ी से अपने कमरे की ओर भागी। अगले दिन अर्चित बहुत गुस्से में दिख रहा था। उसकी आँखें बार-बार मेरी तरफ देख रही थी, जैसे वह मेरे दिमाग के अंदर झाँकने की कोशिश कर रहा हो। क्या उसे पता चल गया था कि मैं रात में उस कमरे के पास गई थी? अगर हाँ, तो अब मेरा क्या होगा? अगली रात जब अर्चित घर से बाहर गया, तो मैंने मौका देखते हुए फिर उस कमरे के पास जाने का फैसला किया। लेकिन इस बार मैं खाली हाथ लौटने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि कहीं कोई और रास्ता हो और तभी मेरी नज़र दीवार के एक हिस्से पर गई जो थोड़ा दबा हुआ लग रहा था। क्या वह कोई गुप्त दरवाज़ा था? मैंने धीरे-धीरे उसे दबाने की कोशिश की और जैसे ही मैंने पूरी ताकत लगाई, दीवार हल्की-सी हिली और फिर अचानक खुल गई। यह एक दरवाज़ा था, एक गुप्त रास्ता जो सीधे उस बंद कमरे में जा रहा था। अंदर से एक तीखी बदबू आ रही थी। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। बस एक छोटे से बल्ब की हल्की-हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी और फिर मैंने उसे देखा। कमरे में एक कोने में एक औरत जंजीरों से बंधी हुई थी। वह बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा डर और बेबसी से भरा हुआ था। उसने काँपती आवाज़ में कहा, "कृपया मुझ पर रहम करो। मुझे यहाँ से निकालो। प्लीज़ मेरी मदद करो।" मैं कुछ कहती या करती, इससे पहले ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अब क्या होगा? बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अर्चित बहुत करीब था। अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया, तो वह बिना कुछ सोचे-समझे मुझे मार देगा। अब मेरे पास वक़्त नहीं था। क्या मैं इस औरत को बचा पाऊँगी या अगली गुमशुदा लड़की की कहानी मेरी अपनी बन जाएगी? मैंने तेज़ी से गुप्त दरवाज़े की ओर दौड़ लगाई और किसी तरह उसे बंद कर दिया। राहत की सांस ली और अपने कमरे में वापस आ गई। लेकिन मेरा दिल अभी भी वहीं अटका हुआ था। इस घर में बिताया हर पल मेरी धड़कनें तेज कर रहा था। हर बीतता पल खतरनाक साबित हो रहा था। अब मुझे साफ समझ आ चुका था कि अर्चित और अंबिका और मेरी मौसी द्वारा दी गई मदद महज एक छलावा थी। मैंने समझ लिया था कि जब तक मैं इस राज को पूरी तरह उजागर नहीं कर लूंगी, तब तक चैन से नहीं जी पाऊंगी। मैंने दोबारा अंबिका के व्यवहार पर नजर रखना शुरू किया। वह पहले की तरह खामोशी से अपने काम में लगी रहने लगी थी और अब वह मुझसे ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं अगली रात फिर से उस बंद कमरे में जाऊंगी। मैं उसी गुप्त दरवाजे से अंदर आई और देखा कि यह कमरा कई हिस्सों में बटा हुआ था। कमरा खाली था, लेकिन यहाँ एक और दरवाजा था। क्या इसके पीछे भी कोई राज छुपा था? मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी के करीब आने की आहट सुनाई दी। मेरी सांसें थम गई। मैंने जल्दी से गुप्त दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं इस बंद कमरे में फंस चुकी थी। अगर अचित को जरा सा भी शक हो जाता कि मैं यहाँ हूँ, तो मेरा अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। मैंने खुद को एक पुरानी अलमारी के पीछे छुपाने की कोशिश की। अर्चित दरवाजे के पास रुका और बोला, "कोई है यहाँ?" मेरी सांसें रुकने लगी। फिर मैंने एक और आवाज़ सुनाई दी। अर्चित किसी से बात कर रहा था। "लेकिन तुमने भी सुना ना, यहाँ और कोई नहीं है।" अब मेरा डर और बढ़ चुका था।
मैं धीरे-धीरे दीवार के साथ अपना हाथ सरकाने लगी और जैसे ही मैंने पिछले दरवाजे को छुआ, वह हल्का-सा खुला हुआ था। यह वही दरवाज़ा था जिसे मैंने पहले देखा था। यह दरवाज़ा कहीं और जाता था, लेकिन कहाँ? अर्चित कुछ देर वहाँ रुका और फिर कहा, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन अब हमें सतर्क रहना होगा। जैसे ही कदमों की आट दूर जाने लगी, मैंने जल्दी से अलमारी का दरवाज़ा खोला। अंदर पुराने कागज़ों और चीज़ों के बीच एक फ़ाइल रखी थी। यह वही फ़ाइल थी जिसमें उन गुमशुदा लड़कियों के नाम दर्ज थे। मैंने तेज़ी से पन्ने पलटे और फिर मेरी उँगलियाँ काँपने लगी। एक नई तारीख दर्ज थी। आखिर क्या मकसद था? मेरा दिल धड़कना भूल गया था। अब अगला नंबर किसका था? क्या मेरा? मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और फिर मेरी नज़र बिस्तर के नीचे रखी एक खून से सनी चादर पर पड़ी। यह वही चादर थी जिसे देखकर मैं कई दिनों तक डरी रहती थी। वही चादर अब मेरी आँखों के सामने थी। मेरे मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अर्चित ही कातिल है? तभी दरवाजे के पास से एक आवाज़ आई, तब अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है नम्रता? मैं डरकर पीछे मुड़ी। अर्चित मेरे सामने खड़ा था। उसकी आवाज़ में ना गुस्सा था, ना नरमी, बस एक अजीब-सी ठंडक थी। तुम इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो? मैंने काँपती आवाज़ में पूछा। अर्चित धीरे-धीरे मेरी तरफ बढ़ा और बोला, नम्रता, तुम गलत चीज़ों पर ध्यान दे रही हो। जो तुम देख रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। लेकिन ये नाम, ये गुमशुदा लोग, ये खून और वो औरत, वो कहाँ गई? मैंने घबराकर पूछा। अर्चित ने मेरी आँखों में देखा और कहा, अब जब तुम्हें सच्चाई जाननी है, तो आज सब कुछ जान जाओगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम सच जानने के लिए तैयार हो? या ये राज तुम्हारे लिए मौत का एक नया दरवाज़ा खोल देगा? कमरे में एक सन्नाटा छा गया। अर्चित कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, आज तुम्हें सब कुछ पता चलेगा नम्रता, लेकिन शर्त बस इतनी है कि तुम मुझ पर भरोसा करोगी और मेरे साथ चलोगी। मैं घबरा गई और अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगी। उसने फिर से कहा, चलो इस बंद कमरे के पीछे वाले दरवाजे के पार। मेरे कदम तुरंत पीछे हट गए। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम दोनों भाई बहन मुझे बहुत अजीब लगते हो। अर्चित ने शांत आवाज में जवाब दिया, अगर हमें तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक पहुंचा चुके होते। तुमने हमने तुम्हारी सच में मदद की है, तुम्हें अपने घर में जगह दी है, लेकिन सच को तुम्हें खुद देखना होगा। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं भागने की कोशिश करती, लेकिन फिर अर्चित मुझे रोक सकता था, या मैं उसके साथ जाती और अपनी आंखों से देखती कि वह क्या छुपा रहा था। लेकिन अगर उसने मेरे साथ कुछ गलत किया तो? मैंने अपने हाथों की मुट्ठी में भींच लिया और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। अगर आज मैं सच्चाई नहीं जानती तो जिंदगी भर इसी उलझन में फंसी रहती। मैंने हिम्मत जुटाई और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और अर्चित आगे बढ़ा और धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, मैं खुद को एक अंधेरी सुरंग में खड़ा पाया। ये एक पुरानी तहखाना था, लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत व्यवस्थित था। दीवारों पर चार्ट, नक्शे लगे हुए थे। एक तरफ लोहे का एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। यहाँ कोई साधारण जगह नहीं थी। मैंने अर्चित की तरफ देखा और पूछा, यह कौन सी जगह है? उसने धीरे से जवाब दिया, यही वो जगह है जहाँ सच्चाई छुपी हुई है। मैंने ध्यान से चारों ओर देखा और जो नज़ारा मेरे सामने था, उसे मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। वहाँ मेरे सामने कुछ लोग बैठे थे जो मरे नहीं थे। कुछ महिला और बच्चे वहाँ बैठे थे। वे सभी जिंदा थे, लेकिन डरे हुए थे। अब तक मेरे दिमाग में यही था कि अर्चित लोगों की हत्या कर रहा है, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा था। वे सभी डरे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी निश्चिंतता थी, जैसे वे किसी भयानक हकीकत से बचकर यहाँ आए हो। यहाँ से ये वही लोग थे जो गुमशुदा थे। क्या ये वही लोग थे जिनके नाम लापता लोगों की फाइल में दर्ज थे? अर्चित ने मेरे चेहरे में भाव देखे और गहरी सांस लेते हुए बोला, नम्रता, जो कुछ भी तुमने देखा और समझा, वह हकीकत का सिर्फ एक पहलू था। मैंने बेचैनी से पूछा, तो असली हकीकत क्या है? अर्चित ने कहा, ये वे लोग हैं जिन्हें उनके अपने परिवार वालों ने मार डालने की कोशिश की थी। ये वे बेबस लोग हैं जो समाज के अत्याचारों से बचकर यहाँ शरण लेने आए हैं। अर्चित ने दीवार की ओर इशारा किया। वहाँ एक चादर टंगी थी
जिस पर वही नाम लिखे थे जो मैंने फाइल में देखे थे। वे औरत जिन्हें गैरत के नाम पर मरने से बचाया गया था, ये वही लड़कियां और महिलाएं हैं जिन्हें गैरत के नाम पर मौत के मुंह में धकेला गया था। अर्चित ने कहा। मेरी आवाज कांपने लगी। तो फिर वह खून से सनी चादर किसकी थी जो मैंने बिस्तर के नीचे देखी थी? अर्चित कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला। एक लड़की बहुत बुरी हालत में हमारे पास आई थी, जिसे मैंने बचाया था। मैंने उसका इलाज अपने घर पर ही किया था, क्योंकि मैं सिर्फ एक समाज सेवी ही नहीं बल्कि एक सीबीआई पुलिस अधिकारी हूँ। मेरा काम भी ऐसी बेबस लड़कियों को बचाना है। मैं इन्हें अपने घर लाता ताकि ये नई जिंदगी जी सके। मैं स्तब्ध रह गई। अंबिका ने इतने सालों तक यह राज छुपा कर रखा था। मैंने खुद से सवाल किया। अर्चित ने गंभीर स्वर में कहा, हम इनके परिवार वालों को सजा दिला सकते थे, लेकिन इससे कुछ बदलता नहीं, क्योंकि यह समाज इन्हें जीने नहीं देता। फिर भी अगर इन्हें अपनाया नहीं गया, अगर ये बाहर चली गई, तो इनके अपने ही इन्हें दोबारा मार डालेंगे। मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन तुम शमशान घाट क्यों गए थे? अर्चित ने गहरी स्वर में कहा, शमशान घाट पर जाना मेरी जिम्मेदारी थी। वहां भी कई अनजान लाशें मिलती हैं, जिनका कोई नाम नहीं होता। कई बार वे लाशें उन लड़कियों की होती है जिन्हें समाज ने मौत के घाट उतार दिया होता है। अब सब कुछ साफ हो चुका था। अर्चित ने आगे कहा, अब समझी निम्रता, हम तुम्हें बाहर जाने से क्यों रोक रहे थे? ताकि यह राज दुनिया तक न पहुंचे और यहाँ रहने वाले लोग चैन से जी सकें। मेरी सारी गलतफहमियां अब दूर हो चुकी थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने इतने अच्छे लोगों पर शक किया। जो कुछ इस घर में हो रहा था वह कुछ गलत नहीं था, बस मेरे सोचने का नजरिया गलत था। अब मुझे यकीन हो गया था कि हमेशा जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वह सच नहीं होता। कई बार सच्चाई को जानबूझकर छिपाया जाता है। अब मुझे यकीन हो गया था कि इस दुनिया में इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। मैंने अर्चित और अंबिका से माफी मांगी और वादा किया कि अब मैं भी तुम्हारी तरह एक समाज सेवी बनूंगी और इन बेसहारा लोगों की मदद करूंगी। आज इस हादसे को 7 साल बीत हो चुके थे। मैं अब भी इसी जगह पर रहती हूँ और समाज सेवा में लगी हूँ। जो लोग बेघर हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं उन्हें खोजती हूँ और उनकी मदद करती हूँ। मुझे अब एहसास हो चुका है कि सच्ची खुशी दूसरों की जिंदगी संवारने में ही है। जो भी यह कहानी पढ़ रहा है, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि दुनिया में अच्छाई अब भी जिंदा है। हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि किसी की भी सच्चाई जाने बिना उसे गलत कहना सबसे बड़ा पाप है। सच्चाई सिर्फ वही नहीं होती जो आंखों से दिखे, बल्कि वह भी होती है जो दिल से महसूस किया जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।